हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग कम्पिटिटिव सीरीज़ में समाज के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जो जनजातीय समाज है और फिर कृषक समाज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में औद्योगिक समाज आखिर में क्या है और इसके बारे में कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं उसको हम लोग समझेंगे, और उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। औद्योगिक समाज वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। तो ये औद्योगिक समाज की परिभाषा है। औद्योगिक समाज वे समाज है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, सामाजिक संपर्कों की परिधि अर्थात जो उसका एक एरिया बोलेंगे वो काफ़ी बड़ा होता है। इसकी जो प्रौद्योगिकी अर्थात जो टेक्नोलॉजी है और जो यहाँ की इकोनॉमी है वो काफ़ी डेवलप किस्म की पाई जाती है। जो हमारा अगर ये ग्रामीण क्षेत्र हम इसे मान लें तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें जो अर्थव्यवस्था है या जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है उतनी ज़्यादा विकसित नहीं मिलेगी जितनी कि हमें अगर कोई औद्योगिक समाज है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्क है ये काफ़ी बड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित होती है, अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित होती है और यहाँ पे सामाजिक कार्यों में काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अपनी विशेषता के अनुसार से उनका कार्य करने का जो एक निर्धारण होता है वह बना हुआ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार, जैसे कि मान लेते हैं कोई लिपिक है तो वो पेपर से संबंधित जो कार्य हैं वही करेगा, लिखी पढ़ी से जो काम है वही संबंधित कार्य वो करेगा, ना कि एक प्रबंधक का कार्य वो कर सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी क्या विशेषता है या उसकी क्या योग्यता है उसी के अनुसार वो अपना कार्य संपादित करता है। अब यहाँ पे सेंट साइमन के विचार को अगर हम लोग देखें तो सेंट साइमन ने 1760 ईस्वी में हुई जो औद्योगिक क्रांति है इसके पश्चात जिस नए समाज का विकास हुआ उसी को उन्होंने औद्योगिक समाज कहा है। तो इस प्रकार से हम सभी ये जानते हैं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद किस प्रकार से जो यूरोप का जो ग्रामीण जो समुदाय था, जो कृषक मजदूर वर्ग था, वह किस प्रकार से उद्योगों की तरफ पलायित हो चुका था और वहाँ पे बड़े बड़े शहर का निर्माण हो रहा था। किस प्रकार से जो मज़दूर वर्ग थे वो एक ही शहर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग उद्योगों में काम कर रहे थे और इस प्रकार से कहीं न कहीं मलिन बस्तियों का भी हमें संरचना देखने को मिल रहा था। तो इस प्रकार का जो समाज का विकास हो रहा था, सेंट साइमन ने इसे ही औद्योगिक समाज कहा है। औद्योगिक समाज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पूंजी का महत्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो औद्योगिक समाज होता है इसमें अगर हम निचले स्तर पे देखें तो मजदूर वर्ग होता है और वहीं पे अगर इसके हम टॉप पे देखें, सबसे ऊपर हायरार्की में देखें तो यहाँ पे पूंजीपति वर्ग हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे छोटी है, ओके, पूंजीपति वर्ग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे पूंजी का महत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे श्रम का महत्व हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रम का जो हमें वेतन के रूप में या पैसे के रूप में भुगतान होता है, तो यहाँ पे श्रम का महत्व भी देखने को मिलता है। और दूसरा, चूँकि औद्योगिक समाज में बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है तो इसके अगर वे में भी हम देखें तो श्रम का महत्व हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
यहाँ पे मशीनों का महत्व पाया जाता है। श्रम में विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके कि किस प्रकार से लोग अपनी विशेषताओं योग्यताओं के अनुसार कार्य करते हैं या उनके कार्य का निर्धारण औद्योगिक समाज में होता है। इसी प्रकार से चूँकि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे श्रम का विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे द्वितीयक संबंध का महत्व देखने को मिलता है। अगर हम ग्रामीण समाज की बात करें तो यहाँ पे हमें प्राथमिक संबंध देखने को मिलता है। प्राथमिक संबंध अर्थात लोग आमने सामने से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर औद्योगिक समाज है तो यहाँ पे हमें द्वितीयक संबंध देखने को मिलता है, और ये जो होता है सिर्फ अपने किसी विभिन्न उद्देश्यों को लेते हुए या अपने कार्य से संबंधित जो संबंध स्थापित होते हैं, इन्हीं को द्वितीयक संबंध कहते हैं। यहाँ पे अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, इसे ही हम फॉर्मल रिलेशन कहते हैं। तो फॉर्मल रिलेशन यहाँ पे पाया जाता है। इसका क्या अर्थ है कि यहाँ पे जो संबंध होता है वह लिखित नियमों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। तो यहाँ पे हमें लिखित नियमों के अनुसार हम संबंध स्थापित करते हैं। अगर मजदूर वर्ग कोई कार्य कर रहा है तो ये अपना पेपर जो है वो पूंजीपति वर्ग तक पहुंचाएगा कि हम आपने जो काम दिया था वो हमने कर लिया है, और इस प्रकार से पूंजीपति वर्ग जो है वह उससे जब संतुष्ट होगा कि हाँ ये हमारा कार्य हो चुका है, तो फिर उसे मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग वेतन देगा। तो इस प्रकार से यह एक लिखित नियमों की प्रणाली पाई जाती है। तो इस प्रकार के संबंध यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कोई एक दूसरे से ऐसे ही बातचीत करके और कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। यहाँ पे अत्यधिक उत्पादन देखने को मिलता है। सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की यहाँ पे भावना पाई जाती है। तो यहाँ पे चूँकि औद्योगिक समाज है तो इसलिए उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लाभ की ज़्यादा से ज़्यादा जो एक महत्वाकांक्षा है या इच्छा है ये भी देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व होता है। तो जो औद्योगिक समाज होता है यहाँ पे चूँकि एक ही क्षेत्र में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बहुत सारे चूँकि उद्योग होते हैं, वहाँ पे लोग कार्य करते हैं, तो यहाँ का एक एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन वहीं पे अगर ग्रामीण समाज की बात करें तो यहाँ पे हमें जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये हमारा ग्रामीण समुदाय का अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम औद्योगिक समाज की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। यहाँ पे धर्म एवं परिवार का कम महत्व पाया जाता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि चूँकि औद्योगिक समाज जो होता है यहाँ पे एक ही क्षेत्र विशेष में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं। तो जो धर्म की एक दृढ़ता है वह कहीं न कहीं शिथिल होती नज़र आती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो आस्था होती है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, वो उसका अपना व्यक्तिगत हो जाता है, ना कि सामूहिक रूप से होता है। जबकि ग्रामीण समाज जो होता है यहाँ पे काफ़ी दृढ़ देखने को मिलती है। वहीं पे परिवार की यदि बात करें तो ये हम सभी को पता है कि जो औद्योगिक समाज होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें एकल परिवार देखने को मिलता है। वहीं पे अगर ग्रामीण समुदाय की बात करें तो यहाँ पे हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। एकल परिवार जो होता है, तो जैसे एकल परिवार मान लेते हैं कि पति है, पत्नी है और फिर उनके बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से जो मान लेते हैं कि पति कुछ जॉब करता है या कोई काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, पत्नी कुछ अपना काम कर रही है, तो इस प्रकार से दोनों की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इस प्रकार से लोग एक दूसरे से उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं नज़र आते हैं। जहाँ पे यहीं अगर ग्रामीण समुदाय की बात करें या ग्रामीण समाज की बात करें तो चूँकि संयुक्त परिवार होता है, विभिन्न पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं वह एक ही परिवार में निवास करते हैं, और इस प्रकार से इनमें एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ
बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था इनकी संयुक्त होती है और इस प्रकार से लोग एक दूसरे पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो सभी सदस्य जो परिवार के होते हैं वो एक दूसरे का टेक केयर भी करते हैं, ध्यान रखते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में साथ देते हैं। तो इस प्रकार से परिवार का जो महत्व है वो ग्रामीण समाज में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू औद्योगिक समाज। व्यवसायों की बहुलता पाई जाती है एवं विभिन्नता पाई जाती है। तो चूँकि एक उद्योग है, उस उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार के और भी उद्योग छोटे छोटे जुड़ जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरा उद्योग होगा जो उसके लिए कवर का बनाने का काम करता है, या फिर कोई ऐसा जो दूसरी जगह उसको सप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। जो मटेरियल बनाया जा रहा है उस मटेरियल के लिए कुछ और उद्योग होगा जिस मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से व्यवसायों की हमें बहुलता देखने को मिलती है और बहुत सारी विभिन्नताएं भी इसमें देखने को मिलती है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी औद्योगिक समाज में सिर्फ एक ही प्रकार के उद्योग देखने को मिलेंगे। बहुत विभिन्न प्रकार के उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे व्यक्तिवादिता का महत्व ज़्यादा होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझे कि यहाँ पे एकल परिवार पाया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी और बच्चे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के साथ यही होता है और उनकी अपनी जो कि वो खुद काम करते हैं, उनकी अपनी विशेषता और योग्यता के अनुसार काम होता है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का अपना महत्व देखने को मिलता है और इसलिए व्यक्तिवादिता हमें औद्योगिक समाज में देखने को मिलती है। सामाजिक स्तरीकरण यहाँ पाया जाता है एवं विभेदीकरण पाया जाता है। तो चूँकि ये हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक समाज में मजदूर वर्ग से लेके और पूंजीपति वर्ग तक एक हायरार्की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न इसमें लेयर देखने को मिलेगा। कुछ लोग लोअर होंगे, कुछ मिडिल क्लास के लोग होंगे, कुछ अपर क्लास के होंगे, कुछ अपर हायर क्लास के होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की हमें हायरार्की भी देखने को मिलती है जिस प्रकार से लोग अपना अपना काम करते हैं। यहाँ पे जॉर्ज सीमिल ने 1907 में द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक की रचना की थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि औद्योगिक समाज में आखिर में जॉर्ज सीमिल की अचानक ये द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक का क्या काम है। तो यहाँ पे ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक में ही जॉर्ज सीमिल ने मुद्रा का बात किया है, मुद्रा की व्याख्या इन्होंने की है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो औद्योगिक समाज है उसमें जो मुद्रा है वह अपना महत्व बनाए रखती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो शहर है, इनका एक कथन है कि शहर वह क्षेत्र है जहाँ मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। तो ये जो फिलॉसफी ऑफ मनी जो पुस्तक है इनकी, इसी में इन्होंने मुद्रा की बात की है और इन्होंने कहा है कि शहर वह क्षेत्र है जहाँ पे मुद्रा इकट्ठी की जाती है, अर्थात यहाँ पे मुद्रा को एकत्रित किया जाता है, इसका केंद्रीकरण होता है। यहाँ पे इन्होंने संस्कृति की त्रासदी एक कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रेजेडी ऑफ कल्चर। ये आखिर में क्या है, तो इनका ऐसा मानना है कि जिस शहर में या जिन समाजों में मुद्रा ने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाया है तो वहाँ तो लोग काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए, लेकिन जहाँ पे मुद्रा का अभाव पाया गया उसी को यहाँ पे इन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कहा है या संस्कृति की त्रासदी कहा है। तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये जॉर्ज सीमिल से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूंजीपतियों की संस्कृति जो है इसको इन्होंने वस्तुपरक संस्कृति कहा है, अर्थात ऑब्जेक्टिव कल्चर। और ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जॉर्ज सीमिल ऐसा कहते हैं कि जो मुद्रा होती है ये औद्योगिक समाज में जो पूंजीपति वर्ग है, ये पूंजीपति वर्ग जो होता है इसके लिए जो मुद्रा होती है ये एक
ऑब्जेक्ट का काम करती है, अर्थात एक वस्तु का काम करती है। और पूंजीपति वर्ग जो होता है वह मुद्रा को सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग होता है उसके लिए मुद्रा जो है वह सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक वस्तु का काम करती है। और इसीलिए इन्होंने पूंजीपतियों की जो संस्कृति है इसको इन्होंने वस्तुपरक संस्कृति या ऑब्जेक्टिव कल्चर कहा है। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर औद्योगिक समाज क्या है इसको समझ लेते हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज के जो जनक हैं ये डेनियल बेल हैं और 1960 ईस्वी में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था। 1973 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन तुरेन ने द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स ये भी है कि एलन तुरेन जो हैं वह फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इनकी पुस्तक द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। 1974 में डेनियल बेल ने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी और इसी में इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा की व्याख्या की है। अब यहाँ पे उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार आखिर में क्या होता है, जो उत्तर औद्योगिक समाज है इसमें उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार सूचना और ज्ञान होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सूचना का महत्व हमें ज़्यादा और नॉलेज का महत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। श्रमिक वर्गों का स्थान जो है वह सफ़ेद पोश कार्मिक वर्ग लेता जा रहा है और पूंजीपतियों का स्थान वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर वर्ग लेता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के हमें अच्छी जो पोस्ट दिखेंगी जो कि हमें विभिन्न समाजों में देखने को मिल रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर से संबंधित जो इंजीनियर हैं उनका महत्व हमें बहुत देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे बिना कंप्यूटर के कोई काम हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं सूचना का महत्व हमें देखने को मिलता है। डेनियल बेल ने इस समाज को ज्ञान समाज, सूचना समाज, सेवा समाज या फिर उत्तर कृषि समाज कहा है। तो ये जो टर्मोलॉजी है ज्ञान समाज, सूचना समाज, सेवा समाज और उत्तर कृषि समाज, ये टर्मोलॉजी डेनियल बेल के द्वारा दी गई है। एलन तुरेन अब यहाँ पे जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्थात उत्तर औद्योगिक समाज है उसको इन्होंने तकनीकी समाज कहा है। यहाँ पे इसको प्रारंभ करने से पहले एक बात आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पे विभिन्न विचारकों के नाम दिए गए हैं और उन्होंने जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसको किस नाम से उन्होंने बुलाया है या कौन सा नाम दिया है तो ये यहाँ पे है। प्लस इसके साथ ही मैंने इनकी इंग्लिश में कौन कौन से नाम हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में अगर दे दिया कि एलन तुरेन के द्वारा दिया गया उत्तर औद्योगिक समाज के लिए कौन सी अवधारणा है तो ये तकनीकी समाज न दे के टेक्नोक्रेट सोसाइटी हिंदी में भी लिख के दे देंगे। ये ऐसे टेक्नोक्रेट सोसाइटी लिख के दे देंगे। तो आप लोगों को कहीं न कहीं जब ये नाम पता रहेगा तो आप लोग इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे समझ लेंगे। हमें मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनकी जो भी सोशियोलॉजी संबंधी टर्मिनोलॉजी है उसका हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एलन तुरेन ने इसे तकनीकी समाज अर्थात टेक्नोक्रेट सोसाइटी कहा है। आंद्रे गोर्ज ने इसे विभाजित समाज अर्थात सेगमेंटल सोसाइटी कहा है। मार्शल मैकलुहान, ये नाम आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा होगा क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। तो मार्शल मैकलुहान ने विश्व ग्राम समाज की अवधारणा दी थी उत्तर औद्योगिक समाज के लिए और इसे ग्लोबल विलेज सोसाइटी भी कहा जाता है। विलियम जे गुडे ने सफ़ेद पोश समाज अर्थात वाइट कॉलर सोसाइटी कहा है। किम्बॉल यंग ने इसे औपचारिक समाज अर्थात फॉर्मल सोसाइटी कहा है। यहीं पे कॉर्नहाइजर ने जन समाज अर्थात मार्च सोसाइटी कहा है। तो इसको इन्होंने
मास सोसाइटी कहा है, उत्तर औद्योगिक समाज को, क्योंकि ये जो सूचना पे आधारित चूँकि समाज है इसीलिए इसको इन्होंने मास सोसाइटी कहा है। टॉफलर ने थर्ड वेव कहा है। वेबलन ने विकसित औद्योगिक समाज अर्थात एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा है। एमिटाई एडजोनी ये इन्होंने सक्रिय समाज अर्थात एक्टिव सोसाइटी कहा है। ये नाम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्टिव सोसाइटी के नाम से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि इन्होंने एक्टिव सोसाइटी इसे कहा है। ओल्डिंग ने इसे उत्तर सभ्य समाज अर्थात सिविलाइज सोसाइटी या फिर इसे हम पोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो इसको इन्होंने उत्तर सभ्य समाज कहा है। कार्ल पॉपर ने इसे प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धात्मक समाज कहा है अर्थात कॉम्पिटिटिव सोसाइटी इसे कहते हैं। अल्थ्यूजर ने साख समाज अर्थात क्रेडेंशियल सोसाइटी इसे कहे हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी कि ये मेरा मानना है कि जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो जो भी आप लोगों को टर्मोलॉजी मिलती है उसको आप लोग हिंदी में तो समझ ही लीजिए, उसके साथ साथ इंग्लिश में भी उसकी टर्मोलॉजी को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम ज्ञान अर्जित करने में कुछ जाता नहीं है, इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए लाइफ में। हमेशा जब हम सीखते हैं तभी हमें ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। और इसे हम किसी एक काम की तरह लेके नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ने के लिए चलो हमें 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, बस इतना ही रहने देते। इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़िए। जब किसी टॉपिक को लेके बैठते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि अरे हाँ आज तो मुझे एक नया टॉपिक मिला है, मुझे इसे अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में समझना है। और इस तरीके से पढ़िए आप लोग कि उसे दोबारा फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता उतनी ज़्यादा महसूस ना हो। तो आप लोग बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।